सो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में आप फर्स्ट सेकंड वीडियो तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे एंड फर्स्ट सेकंड वीडियो के बाद ये जो थर्ड वीडियो है ये कवर करेगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। और अगर नोटिस करोगे तो जेई एडवांस में इसको लेके काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो इस साल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इस पार्ट में बेसिक बात सबसे पहले करते हैं जो आपको पता भी है, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे मूव करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखो, सॉल्युबिलिटी होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो हम तब तक डिसॉल्व करें जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए। तो उस केस में जो अमाउंट सॉल्यूट का है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो दिस इज amount of solute in 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ये किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैलकुलेट करते हैं वो मोलैरिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है, मतलब 0.1 मोलर से ज्यादा है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्युबल। और अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से तो कम है, लेकिन 0.01 मोलर से ज्यादा है, तो इनको बोलते हैं हम पार्शियली सॉल्युबल। और तीसरी कैटेगरी है कि अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम हो, तो ये आते हैं इनसॉल्युबल वाली कैटेगरी में। और इनसॉल्युबल में भी कुछ होते हैं बिल्कुल ही सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, कुछ होते हैं मतलब इनसॉल्युबल में ही थोड़ी सी कैटेगरी ऊपर की होती है, जो थोड़े सॉल्युबल होते हैं, नहीं होते बट 0.01 मोलर से कम, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल की कैटेगरी है। तो कुल मिला के इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। इसके बाद आपने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम केएसपी से डिनोट करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है। तो अगर कोई हमारा AX/BY टाइप आयनिक कम सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल की कैटेगरी में है, तो इसका केएसपी हम ऐसे लिख सकते हैं जनरल वे में कि x टू द पावर x, y टू द पावर y, s अल्फा टू द पावर x प्लस y। यहाँ पे s तो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, और ये किस यूनिट में है, मोलैरिटी। और अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या आयनाइजेशन बोल दो यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिफॉल्ट वैल्यू हम लेते हैं 1। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो यही फार्मूला है कि एसपी का x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y। s वाटर में सॉल्युबिलिटी है, या इसी के एसपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयन A की जो मोलरिटी है, इसकी पावर x, इंटू आयन B की जो मोलरिटी है, इसकी पावर y। इसी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है, तो आयन ए की कंसंट्रेशन टू द पावर x इंटू आयन बी कंसंट्रेशन टू द पावर y। ये जो कंसंट्रेशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना। अब केएसपी डिफाइंड है तो एक टर्म है क्यूएसपी भी, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्यूएसपी जो है को भी हम ऐसे ही लिखते हैं
कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन ए टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बी टू द पावर y। अब ये जो ए बी की कंसंट्रेशन है, ये जरूरी नहीं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हो, किसी भी केस में कंसंट्रेशन की ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर QSP KSP के बराबर है, इसका मतलब PPT फॉर्म होगा, जस्ट स्टार्ट होगा, और सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड। अगर QSP की वैल्यू ग्रेटर है KSP से, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। या इसको बोल सकते हो ओवर सैचुरेटेड। या QSP अगर कभी दिख रहा है इक्वल है KSP के, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओ सॉरी, QSP लेस देन KSP है, इक्वल वाला केस ले चुके हैं, तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन आयंस की बढ़ाई जा सकती, तो एक हमारा कंपैरिजन बहुत आता है QSP वर्सेस KSP, तो इसको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है ना? या कई क्वेश्चंस के अंदर यही चीज यूज होती है। ठीक है ना? तो सॉल्बिलिटी क्या है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इसके बाद सॉल्बिलिटी इन कॉमन आयन, ये निकालना हमें आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं इस पे डिटेल में। कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम, तो कॉमन आयन कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, सॉरी, सॉल्बिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी। एक साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी, ये भी हमें पता होना चाहिए। साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी कुल मिला के है कि एक ही सॉल्यूशन में हम दो स्पेरिंगली सॉल्युबल या दो से ज्यादा सॉल्ट मिला रहे हैं ऐसे, और उनमें कोई आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन एक दूसरे की सॉल्बिलिटी की वैल्यू को कम करता है, तो पिछले वाले केस का एक एक्सटेंशन ही है। लाइक AX BX दो हैं अगर, मतलब हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उस कंडीशन में X तो कॉमन आयन हो गया, तो AX डिसॉल्व होगा तो ये देगा A प्लस X माइनस, BX डिसॉल्व होगा तो ये देगा B प्लस X माइनस। अब इसकी सॉल्बिलिटी मान लो S1 आई, इसकी S2 आई, तो फाइनली इससे प्रोडक्ट बनेगा S1 एंड S1, और सेकेंड वाले से बनेगा S2 एंड S2। ठीक है ना? कॉमन आयन X1 है, जो पहले वाले रिएक्शन से S1, दूसरे से S2 बन रहा है, तो नेट इसकी वैल्यू हर जगह हम S1 प्लस S2 यूज करेंगे। ठीक है ना? और इस केस में अगर तुम देखो, तो KSP का वैल्यू अगर चेक करें, तो पहले केस में अगर हम लिख रहे हैं KSP1, तो KSP1 हम लिख सकते हैं S1 इंटू S1 प्लस S2। दूसरे केस में KSP2, तो इसको लिख सकते हैं S2 इंटू S1 प्लस S2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा S1 S2 का वैल्यू आ जाएगा। इन वैल्यूज को ही हम बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी। इसका मतलब अगर एक साथ कई सारे सॉल्ट प्रेजेंट हैं, तो सॉल्बिलिटी की क्या वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों? एक केस का और आइडिया रखना है आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कुछ स्पेशल नहीं है। अगर मान लो सॉल्यूशन में हमारे
कई सारे आयंस पड़े हुए हैं और ऊपर से ऐसा एक कंपोनेंट मिला रहे हैं जो कोई इस तरह का आयन प्रोवाइड करता है जो इन सब आयंस के साथ प्रेसिपिटेट बना सके, जैसे Cl, Br, I ये पड़े हुए हैं। और ऊपर से हम AgNO3 अगर मिलाएं तो AgNO3 इन सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब किसके साथ पहले बनाएगा, किसके साथ बाद में बनाएगा प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो इसकी कैलकुलेशन भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तुम्हारा अगर देखोगे तो सॉल्ट एनालिसिस जो पढ़ते हो आईओसी में, उसमें यूज भी काफी ज्यादा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का ही आता है, क्योंकि जब ग्रुप टेस्ट वगैरह करते हो तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा बाद में प्रेसिपिटेट होगा, उसके बेसिस पर हम सेपरेट भी करते हैं कंपोनेंट्स को, राइट। इसके बाद चेक कर लेते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का एक तो एग्जांपल ये ले रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो अमोनिया का सॉल्यूशन है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, और इसमें अगर सिल्वर क्लोराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड मिला रहे हैं, तो भाई सिल्वर क्लोराइड जब AgCl मिलाएंगे तो ये तो सॉल्यूशन में देगा आयन Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और जैसे ही Ag प्लस आएगा अमोनिया जो है उसको तुरंत ही कन्वर्ट कर देगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स में। सॉल्यूशन में अमोनिया है तो ऑब्वियसली एक्सेस में होगा, तो अमोनिया इसको तुरंत ही कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा और काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये आ जाता है। और इसका जो कांस्टेंट होता है इस रिएक्शन का, उसको हम Kf से डिनोट करते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट, और ये लगभग 10⁸ की रेंज का है। तो ऐसे केस में हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू चेक करनी होती है कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या आएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो AgCl की मान लो सॉल्युबिलिटी इस केस में आ रही है S, तो इससे प्रोडक्ट बनने चाहिए S मोलर S मोलर। अब Ag प्लस S मोलर बना, अमोनिया सॉल्यूशन में मान लो पहले से पड़ा है B0 मोलर, तो अमोनिया B0 मोलर है, एक्सेस में है, और K रिएक्शन का बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो लिमिटिंग होगा रिएक्टेंट उसकी वैल्यू लगभग 0 को अप्रोच करेगी कि नहीं। अमोनिया एक्सेस में है, तो जो सिल्वर आयन है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो 0 ना लिख के इसको Y से डिनोट करते हैं, इसका मतलब Ag प्लस पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, लगभग 0 ही बचा है। तो अमोनिया कितना, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से ये B0 माइनस 2S, और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कितना, तो ये S बनेगा। अब फाइनली सिल्वर आयन सॉल्यूशन में कितना है Y, तो हर जगह सिल्वर आयन को फिर हम फाइनली कितना लिखेंगे Y, ठीक। अब एक इक्वेशन तो Ag और Cl के लिए बना सकते हैं कि Sp की दो इक्वेशन है, दो अननोन, तो एक तो लिख सकते हैं Y इंटू S जो कि बराबर है KSP ऑफ AgCl के, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन जो दूसरी रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स वाली, उसके लिए बनाई जा सकती है। तो उसके लिए अगर इक्वेशन बनाए इक्विलिब्रियम पर तो S अपॉन Y इंटू अमोनिया जो कि है B0 माइनस 2S, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू KF। और इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेशन कर लेंगे Y की एज वेल एज S की। तो हमको ये पता चल जाएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कितनी है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और भी है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चेक करते हैं उसको भी। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन वाटर, ये भी काफी अच्छा केस है। क्वेश्चन में ये काफी यूज में आता है, जेई एडवांस में, मेन में, सब जगह क्वेश्चन आ चुका है इसका। देखो AgCN स्पेरिंगली सॉल्युबल है,
तो जब डिसॉल्व करें तो ये हमको Ag प्लस और Cn माइनस देगा। लेकिन जो Cn माइनस है वो वीक एसिड HCN का कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस है तो ये वाटर को रिएक्ट करता है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होके HCN देगा और सॉल्यूशन के नेचर को बेसिक बनाएगा OH। तो अब यहाँ पहली रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ जो Cn माइनस है वो दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व है। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हमें चेक करना है। तो देखो भाई, अगर मान लो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू S मोल्स पर लीटर मान लें, तो प्रोडक्ट S मोल्स पर लीटर बनेंगे, S एंड S। अब Cn हाइड्रोलाइज हो रहा है, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है सपोज अल्फा, तो यहाँ प्रोडक्ट S अल्फा आएगा। तो फाइनली Cn कितना बन रहा है, बचा S1 माइनस अल्फा, तो हर जगह हम S1 माइनस अल्फा ही लिखेंगे। ठीक, तो ये नेट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अपने अननोन है दो, S एंड अल्फा, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हमको HCN का K वैल्यू नोन होगा, गिवन जो होगा वो K गिवन होगा SCN का, और K गिवन होगा अगर SCN का, तो ये रिएक्शन Cn माइनस की है वाटर के साथ, कॉन्जुगेट बेस की है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस के कांस्टेंट का प्रोडक्ट KW होता है। तो यहाँ Cn माइनस का Kb हम क्या लिखेंगे, या KH, KW अपॉन Ka। ऑलरेडी हमने डिस्कशन इस बात पर किया था डिटेल में, फर्स्ट वाला आयनिक इक्विलिब्रियम का जो वीडियो था। तो अब अगर इक्वेशन बनाए तो एक इक्वेशन तो बना सकते हैं कि सिल्वर आयन इंटू साइनाइड आयन, इनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो KSP ऑफ AgCN के बराबर होगा। और दूसरा इक्वेशन बन सकता है जो सेकेंड हाइड्रोलाइसिस की है, कि उसका कांस्टेंट है KW अपॉन K, और KW अपॉन K तो हम इसे लिख सकते हैं S अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन S1 माइनस अल्फा। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करके दो अननोन जो S और अल्फा हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी अच्छा केस है, स्पेशल केस है। अब अगर इसी को देखो पूछा कैसे गया था जेई में, इसी को इस तरीके से पूछा गया था कि AgCN टाइप का एक सॉल्ट था जिसको हमने pH 3 के सॉल्यूशन में चेक किया, एसिड सॉल्यूशन में। तो अगर मान लो इसी को एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो हल्का सा चेंज हो जाएगा। मैं लिख के रिएक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से चेंज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। देखो, रिएक्शन वैसे ही बनेगी, पहली जैसे AgCN अगर हम डिसॉल्व करें तो ये दे रहा है Ag प्लस प्लस Cn माइनस। ठीक है, अब सॉल्यूशन में एसिड है तो एसिड का H प्लस इंटरेक्ट करेगा Cn माइनस के साथ और इसको HCN में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इस केस में मान लो S मोल्स पर लीटर आ रही है, तो पहली रिएक्शन से प्रोडक्ट हम S और S लिख सकते हैं, और अगली रिएक्शन में ये S है, H प्लस हमें गिवन होगा क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली H प्लस एक्सेस में होगा, और K वैल्यू जो HCN की है ये लगभग 10⁻⁻10 की रेंज की होती है, और रेंज की होने का मतलब रिवर्स रिएक्शन अभी लिखी हुई है तो ये कांस्टेंट 10⁻10 की रेंज का होगा, और H प्लस तो एक्सेस में है क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी एसिड का है, तो साइनाइड आयन लिमिटिंग हो गए तो ये जीरो को अप्रोच करेंगे कि नहीं, तो जीरो ना लिख के इसको Y लिखेंगे, पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCN बनेगा S। H प्लस जो भी होगा सॉल्यूशन में वो देख लेंगे। तो फाइनली साइनाइड आयन कितना है, Y। अब अगर इक्वेशन बनाओगे तो पहली इक्वेशन बनेगी S इंटू वाई इक्वल टू KSP ऑफ AgCN, बना इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन अगर बनाए
तो सेकंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं, के ऑफ HCN के लिए। कैसे? के ऑफ HCN लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन इनटू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय S। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अननोन यहाँ S और Y है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखकर देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब ये या इसका कोई अदर डेराइव्ड फॉर्म ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से, जेई एडवांस में। सिमिलरली ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कोई भी केस मिलता जुलता पूछा जा सकता है, ऑलरेडी कई बार आ चुका है जेई में। ये पॉइंट क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जिसमें जेई एडवांस के भी हैं प्लस कुछ सेपरेटली प्रॉब्लम भी हैं जो जेई एडवांस के पर्पज से काफी अच्छे हैं। जैसे स्क्रीन पे हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें H2SO4 और Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया गया है जिनकी कंसंट्रेशन हमको ये दी गई है, और मोलर सॉल्बिलिटी PbSO4 की सेम सॉल्यूशन में x इंटू 10⁻⁻y है, और यहाँ पे हमको y का वैल्यू बताना है। ठीक है। और PbSO4 का Ksp वैल्यू गिवन है, H2SO4 का K1 गिवन है, K2 गिवन है। K1 लार्ज है मतलब पूरा आयनाइज होगा। तो अगर ऐसे केस में देखें तो देखो भाई, H2SO4 तो पूरा आयनाइज होगा, मतलब पहला H तो पूरा निकलेगा, और पहला H पूरा निकलेगा तो H2SO4 कंप्लीटली आयनाइज होके HSO4 बनाएगा। अब ये था 1 मोलर, तो इससे H प्लस आएगा सॉल्यूशन में 1 मोलर, और HSO4 1 मोलर आएगा। अब HSO4 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शली आयनाइज होगा जैसा कि इसका कांस्टेंट हमें गिवन है। तो HSO4 हमें देगा H प्लस प्लस SO4 -2 आयन। ठीक है। अब H प्लस पहले से हमारा 1 मोलर पड़ा हुआ है, H प्लस पहले से 1 मोलर पड़ा हुआ है, और SO4 अगर देखें तो कुछ मतलब SO4 देखें तो कुछ SO4 पहले से है, जैसे 1.8 इंटू 10⁻², और कुछ SO4 इसके आयनाइजेशन से आएगा। तो हमने ये मान लिया कि भाई X चला गया इधर से, तो ये 1 प्लस एक्स, और ये 1.8 इंटू 10⁻² प्लस एक्स। तो कंसंट्रेशन SO4 की सॉल्यूशन में इतनी दिखेगी, 1.8 इंटू 10⁻² प्लस एक्स। ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, रिएक्शन फ्रंट से बैक आ सकती है, बैक से फ्रंट आ सकती है, वो सब चेक कर लेंगे। क्योंकि सल्फेट आयन पहले से सॉल्यूशन में है। अच्छा, अगर एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ देखोगे कि जस्ट ये जब आयनाइज हुआ था तो कंसंट्रेशन इनकी ये थी। तो अगर क्यू की वैल्यू चेक करोगे सेकेंड इक्वेशन में, तो क्यू की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻² आ रही है, और के जो है सेकेंड इक्वेशन का वो 1.2 इंटू 10⁻² आ रहा है। तो क्यू ग्रेटर देन के है, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैक, और बैक जाने का मतलब जो एक्स लिया है वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तुम इसको चेक नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू सीधा निकल आएगी। तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो K2 की वैल्यू है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1.8 इंटू 10⁻² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब ये यहाँ से सॉल्व करें तो तुम्हें एक चीज तो दिख रही कि x 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है,
क्योंकि एक्स अगर देखोगे तो रिएक्शन बैक जा रही है, तो ये 1.8 इंटू 10⁻² से कम वैल्यू है, तो हम इसे 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल मान सकते हैं। दैट मीन्स कहीं 1 प्लस एक्स दिख रहा है तो उसको 1 कंसीडर करेंगे, या 1 माइनस एक्स दिख रहा है तो उसको भी 1 कंसीडर करेंगे। तो ये चीज हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये हो गया 1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻² प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। और एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लें तो 1.2 1.8.6 आ जाएगी, तो एक्स आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻², और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, -0.6 इंटू 10⁻²। तो ये सल्फेट आयन की फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, सिंपली अभी एक्स है। तो सल्फेट आयन हमें कितना दिखेगा? सल्फेट आयन दिख जाएगा फिर 1.2 इंटू 10⁻²। इतनी सल्फेट आयन की फाइनल मोलरिटी है सॉल्यूशन में। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि भाई सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या होगी PbSO4 की। तो अब ये सल्फेट आयन कॉमन आयन का काम कर रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं कि PbSO4 की सॉल्बिलिटी हम निकाल लें। तो ये Pb+2 प्लस सल्फेट आयन पहले से ही 1.2 इंटू 10⁻² पढ़े, तो इस सॉल्बिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। मान लो न्यू सॉल्बिलिटी एस है, तो Pb+2 आएगा एस, और ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻² प्लस एस, ठीक है। अब KSP की वैल्यू देखोगे तो 10⁻⁻8 है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी 10⁻⁻4 दिखेगी, तो कॉमन आयन में और भी कम दिखेगी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻² लिखा जा सकता है। नौ कंसंट्रेशन Pb+2 की इंटू सल्फेट की, इनका प्रोडक्ट KSP के बराबर होना चाहिए। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो S की वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इंटू 10⁻⁶। ये देखोगे तो ये आ रही है 1.33 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको x इंटू 10⁻⁻y फॉर्म कंसीडर करें, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें जो पूछी गई थी दैट इज 6। तो ये कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पहले उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन में फाइंड करनी, क्योंकि H2SO4 और Na2SO4 मिलाया गया है, और एक बार H2SO4 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब H2SO4 से सल्फेट की कंसंट्रेशन आ जाएगी फाइनली, तो इसको कॉमन आयन की तरह यूज करके हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, जरा चेक करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब एडवांस का तो नहीं है, बट एडवांस के लिए काफी रिक्वायर्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड। तो यहाँ पर हमें 500 ml, देखो एक सॉल्यूशन दिया है 0.01 मोलरिटी का AgNO3, 250 ml 0.02 मोलरिटी का NaCl, सिमिलरली 250 ml 0.02 मोलरिटी का NaBr, और इन सारे सॉल्यूशंस को हम मिला दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। तो हमसे फाइनल कंसंट्रेशन ब्रोमाइड आयन की सॉल्यूशन में पूछी जा रही कितनी होगी। KSP वैल्यू AgCl AgBr का दिया है। तो एक तरीके से साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी का भी केस है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी, मतलब सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का केस है, अगर आप नोटिस करो इसको। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जब ये तीनों सॉल्यूशन मिलाए गए, तो उस इंस्टेंट पे टोटल वॉल्यूम तो 1000 ml हो जाएगा, 500 प्लस 250 प्लस 250,
ठीक है ना, तो AgNO3 के रिस्पेक्ट में हो गया वॉल्यूम डबल, तो कंसंट्रेशन AgNO3 की सॉल्यूशन में आ जाएगी हाफ, तो 0.01/2, तो 0.005 मोलर आ गया, और ये आ गया तो इतने ही सॉल्यूशन में ये Ag+ देगा। सिमिलरली NaCl का वॉल्यूम 250 था, अभी 1000 ml हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो NaCl की अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन 0.02/4, इसका मतलब ये भी 0.005 मोलर ही आ रही है, और ये इतना आ रहा है तो Cl भी सॉल्यूशन में ये इतना ही देगा। सिमिलरली AgBr की भी, मतलब NaBr की भी वैसे ही कंसंट्रेशन वैल्यूज हैं, तो NaBr अगर चेक करें तो ये भी 0.005 मोलर ही आ रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन में Br आयन इतना ही देगा। तो हमने पहले मिक्स करने के जस्ट बाद सबकी कंसंट्रेशन पता लगा ली भाई कितनी कितनी है। अब देखो Ag+ और Cl- सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे ना AgCl का, क्योंकि अगर ऑब्जर्व करो तो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Ag+Cl- का ही ग्रेटर देन Ksp है, तो रिएक्शन तो जाएगी प्रेसिपिटेट की डायरेक्शन में। सिमिलरली Ag+ Br- के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो ये AgBr देगा, और AgBr देगा तो कंसंट्रेशन इसकी 0.005 है, इसकी भी 0.005 है, तीनों की बराबर है कंसंट्रेशन, और Ag+ ऊपर भी बना रहा है प्रेसिपिटेट, नीचे भी बना रहा है, तो भाई ऊपर भी यूज होगा नीचे भी यूज होगा अगर Ag+, तो पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें, मान लो ऊपर x हुआ नीचे y हुआ, तो Ag+ तो x+y जाएगा, तो 0.005 - x+y ऐसे लिख रहे हैं, और Cl जा रहा है x, 0.005 - x। सिमिलरली नीचे भी Ag+ की इतनी वैल्यू है, 0.005 - x+y, और इधर ये 0.005 - y। ठीक है, ये हमने पहला काम किया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्योंकि Ag+ ऊपर नीचे दोनों जा रहा है, वैल्यू सबकी Ag+ Cl Br की बराबर है, तो ये Ag+ तो 0 को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो Ag+ टेंडिंग टू 0 आएगा, और 0 आने का मतलब कि ये x+y की वैल्यू 0.005 होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, x+y की वैल्यू 0.005 हमें दिखेगी, और x+y की अगर 0.005 दिखेगी तो Ag+ को हम z से डिनोट कर देते हैं, मतलब 0.005 - x+y, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, इसको रिएक्शन में 0 ना लिख के हम z से लिख रहे हैं। अब अगर इसको z लिख लिया तो पहली इक्वेशन Ksp के लिए बना रहे हैं z इंटू 0.005 - x इक्वल टू Ksp ऑफ AgCl, और Ksp ऑफ AgCl 10⁻⁻10 है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन z इंटू 0.005 - y, ये आ जाएगा Ksp ऑफ AgBr, तो ये 5 इंटू 10⁻13। तो देखो ये दो इक्वेशन बन गई। अब अगर इनका हम रेशियो कर लें तो z तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 0.005 - x अपॉन 0.005 - y। अच्छा, 0.005 - x को हम इस इक्वेशन से y नहीं लिख सकते, x को अगर राइट में लें तो ये आ जाएगा 0.005 - x, इसको हम y लिख पाएंगे,
तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे y अपॉन 0.005 माइनस y इक्वल टू 1/5 इंटू 1000। तो ये बन रहा है वैल्यू, ठीक है ना। और ये बन रहा है तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ रही लगभग 2.5। एक मिनट, यहाँ से अगर चेक कर लें तो ये आ गया इधर 5y और उधर 1000 मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 1000 y। तो y अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो y अपना ये आ रहा है भाई 5/1005 या 1/201 मोलर। तो बी आर माइनस की कंसंट्रेशन 3.005 माइनस वाई, और ये वैल्यू डालें तो ये आ जाएगी लगभग 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, ठीक है। तो ये Br- की फाइनल कंसंट्रेशन है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन हुआ डी। इस क्वेश्चन में कई सारे जरूरी पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट ये है कि भाई कंसंट्रेशन हमें सबकी दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एज इट इज सॉल्व करने लग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि सबकी एजी प्लस ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है और कंसंट्रेशन इनकी बराबर ही है और केएसपी वैल्यूज बहुत छोटी हैं। तो ये एजी प्लस तो जीरो को अप्रोच करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन हमारा ये बड़ा जरूरी है कि एजी प्लस की कंसंट्रेशन जीरो लेने वाला। और ये जीरो लेने के बाद फिर हम अगर इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई सब आ जाएगा, बी आर की कंसंट्रेशन निकल आएगी, ठीक है। सो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन पिछला वाला काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसमें पीएच बोली है कि 7 से 2 डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX जो है इसकी सॉल्युबिलिटी वीक एसिड HX में 10⁻⁻4 से इंक्रीज होके -3 हो जाती है। तो हमें पी के वैल्यू इस HX का बताना है कि कितना है, ठीक है। कि पीएच 7 से 2 डिक्रीज हो रही है, 7 का मतलब तो वाटर हो गया प्योर, और पीएच 2 डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी MX की किस तरीके से चेंज हो रही है उसकी मदद से HX का के वैल्यू और फर्दर पी के निकालना है। तो ऐसे देख सकते हैं इसको कि pH 7 पर तो है वाटर, और वाटर में फार्मूला इसका है MX। फार्मूला MX है तो हम इसके लिए KSP लिख सकते हैं S²। S को S1 लिख लेते हैं, S1²। तो सॉल्युबिलिटी S1 जो है वो रूट ऑफ KSP है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी S1 आ रही है रूट ऑफ KSP। अच्छा, S1 की वैल्यू यहाँ दी है कि 7 pH पे सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 है। तो यहाँ से KSP का हमको पता चल गया कि KSP की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8। तो यहाँ से हमें KSP का आइडिया लग गया, दिस इज 10⁻⁻8। अब दूसरा बोला है कि भाई pH है 2, इसका मतलब एसिडिक है सॉल्यूशन pH 2, ठीक है। तो इस पे हमें सॉल्युबिलिटी वीक एसिड HX में इंक्रीज हो जाती है 10⁻⁻4 से -3। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर देखें तो MX है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये सेम वैसा ही केस है, सिमिलर AgCN वाला जो हम लोगों ने लिया था। तो MX बेसिकली M प्लस एंड X माइनस देगा, लेकिन जो X माइनस है
वो क्योंकि सॉल्यूशन है एसिडिक, तो एक्स एक्स माइनस क्या करेगा, एच प्लस के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होगा एच एक्स में। जो हमने एजीसीएन का एसिड सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी चेक किया था, वही सेम केस है जो जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर इसकी सॉल्बिलिटी को हम मान लो एस कंसीडर करते हैं, तो ये एस मोलर एम प्लस देगा और एस मोलर एक्स माइनस देगा। लेकिन ये फर्दर इन्वॉल्व है एच प्लस के साथ, और पी एच टू है, मतलब एच प्लस 10⁻⁻² है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि भाई एच एक्स एक वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो ये पूरा पूरा लगभग कंज्यूम कर लेगा इस एक्स माइनस को। तो हम अगर यहाँ से बोलें कि इसमें से ये y चला गया, ठीक है, pH मेंटेन है 2, तो ये फाइनली y बनेगा। ठीक है ना। और क्योंकि ये रिएक्शन पूरी आगे जा रही है, तो S माइनस वाई जो है वो टेंडिंग टू है 0, जिसको हम लिख रहे हैं Z। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, x के बराबर। तो इसकी जगह लिख रहे हैं Z, और y की जगह लिख रहे हैं S। ठीक है। तो अगर इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे K इक्वल टू Z इंटू 10⁻⁻² अपॉन S। ये नया वाला S है भाई, अपॉन S। अब S की वैल्यू हमें दी जा रही है सॉल्बिलिटी 10⁻⁻3। तो सॉल्बिलिटी 10⁻⁻3, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं Z इंटू 10⁻⁻² अपॉन 10⁻⁻3। ये एक इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन हम ऊपर से बना सकते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ mx के लिए। x माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन Z है, तो इसको हर जगह Z ही लिखोगे। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी S इंटू Z इक्वल टू, ये प्रोडक्ट कितना होगा, KSP के बराबर, KSP 10⁻⁸ दिया हुआ है। S की वैल्यू हमारे पास 10⁻³ है, तो Z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10⁻⁸ अपॉन 10⁻3, मतलब 10⁻⁻5। अब Z अगर 10⁻⁻5 आ गया, तो यहाँ से K हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि Z 10⁻⁻5 है, तो K की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से ये दिख रही है 10⁻7 प्लस 3, तो 10⁻4 दिख रही है। और ये अगर 10⁻4 दिख रही है, तो P के A की वैल्यू सीधे नजर आ रही 4। कौन सा केस है भाई, केस है सिमिलर टू solubility of AgCN in acid। उसी के बिल्कुल सिमिलर केस है, देखो जेई में पूछा गया है 2023 में। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। प्योर वाटर में सबसे पहले सॉल्बिलिटी दी गई थी 10⁻⁻4, तो प्योर वाटर में KSP को हम लिख सकते हैं S1²। तो यहाँ से S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, और S1 आ गई तो उससे KSP की वैल्यू भी हमने निकाल ली कि कितना mx का KSP है। अब फिर mx को एसिड सॉल्यूशन में डालना है, जहाँ पे pH क्या है, pH रखा गया है 2, जो कि फिक्स है। अब एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो mx पहले तो आयनाइज होके M प्लस और x माइनस दे रहा है, x माइनस फर्दर H प्लस के साथ इंटरेक्ट होके HX बना रहा है। तो अब इसकी सॉल्बिलिटी अगर S है, तो प्रोडक्ट S मोलर बनेंगे, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट कर गया, तो S में से मान लो Y चला गया। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बनेगा Y। H प्लस को फिक्स करके रखा गया है, क्योंकि pH 2 पे सॉल्बिलिटी की वैल्यू तुम्हें दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे
हमें दिख रहा है कि वीक एसिड है तो भाई के की वैल्यू काफी छोटी होगी, तो इस रिएक्शन का कांस्टेंट काफी बड़ा होगा, इसलिए रिएक्शन ऑलमोस्ट आगे जा रही है। तो ये वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, जिसको हम जेड लिख रहे हैं, और ये जीरो को अप्रोच कर रही है तो वाई एस के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो हमने इसी के लिए तैयार की कि इसका जो के वैल्यू है उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस इंटू एच प्लस अपॉन एच एक्स। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे फर्स्ट वाले से, कि यहाँ पे m प्लस और x माइनस इनका प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा, तो उसको हमने KSP के बराबर किया। z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे पता है, वो 10⁻³ दी गई है। अब ये z हमने अगर इक्वेशन में डाला तो हमारे पास k आ गया, और k आ गया तो pk का वैल्यू निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो देखो हमको फेस करनी ही पड़ेगी, तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। हमें बस आदत डाल लेनी है इस तरह की कैलकुलेशंस की। आइनिक में पूछी भी जाती है ऐसी कैलकुलेशन। तो आंसर इस केस में हुआ पार्ट बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं कैसा है। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये भी काफी 20 में पूछा गया था, जेई का क्वेश्चन है। और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है एसिडिफाइड, जिसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.05 मोलरिटी है, और इस सॉल्यूशन को हमने H2S से सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट करने का मतलब H2S को जो भी आयनाइज होना था हो गया, फाइनली कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इसकी सॉल्यूशन में है। तो अब मिनिमम कंसंट्रेशन हमें H प्लस की बतानी है, कितनी रखी जाए सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फाइड को प्रेसिपिटेट ना होने दे। तो देखो, अगर जिंक सल्फाइड को प्रेसिपिटेट नहीं होना है तो सॉल्यूशन में जो जिंक आयन है और फाइनली जो सल्फाइड आयन है, इनका प्रोडक्ट KSP वैल्यू से बराबर या उससे कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लिमिटिंग केस लेते हैं। तो लिमिटिंग केस लें तो हमें पता है कि जिंक आयन एंड सल्फाइड आयन, इनका प्रोडक्ट KSP से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये माने तो सल्फाइड आयन कितना मैक्सिमम हो सकता है सॉल्यूशन में, वो लिख सकते हैं KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। तो जिंक है 0.05। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दिख गई 2.5 इंटू 10⁻⁻21। मतलब इतना मैक्सिमम हो सकता है सल्फाइड आयन, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इससे ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब H2S से सॉल्यूशन को हमने सैचुरेट कर रखा है और H प्लस आयन अलग से ले रखा है, तो कितना रखा जाए H प्लस आयन जो प्रेसिपिटेशन ना होने दे। तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम इतनी चाहिए हमें। H2S की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड है 0.1 मोलर है, तो करेस्पॉन्डिंग H प्लस निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का कांस्टेंट हम लिखेंगे K1 इंटू K2, और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻21। दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई H2S। ठीक है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है? H प्लस की वैल्यू ये आ जाएगा, इसको हटाओ पहले, तो 21 कट कर दिया और 21 कट कर दिया, तो ये 1/2.5 आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज गड़बड़ हुई कि H2S जो है वो 2H देगा हमें, तो यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर बनेगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो रही थी, हम लोग बचानी है, बहुत बार होती मिस्टेक्स। तो H प्लस का स्क्वायर ये देखो, तो ये 1/25 बन रहा है, 0.1/2.5। तो H प्लस की वैल्यू
ये आ जाएगी 1/5 या 0.2 मोलर लिख सकते हो। इसका मतलब अगर H प्लस इतना लिया जाए मिनिमम, तो उस केस में सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻21 से ज्यादा नहीं आएगी और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इससे ज्यादा लोगे H प्लस तो भी नहीं होगा प्रेसिपिटेशन, लेकिन इससे कम ले लिया तो सल्फाइड आयन वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आंसर आ रहा है इसका 0.2 मोलर। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन पे हमें ध्यान रखना है भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे देखो, ये भी उसी तरह का है जो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN की बात की थी, कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक वीक एसिड का सॉल्ट है AB, और करस्पॉन्डिंग जो वीक एसिड है वो है HB। ठीक है ना? तो अगर AB वीक एसिड का सॉल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो ये हमें देगा A प्लस B माइनस। अब लेकिन B जो है HB वीक एसिड है, तो B माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा। अब लेकिन सॉल्यूशन में pH मेंटेन किया हुआ है 3, इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर तो एसिडिक है, तो ये B माइनस को कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके HB में कन्वर्ट करेगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को हम मान लें इस कंडीशन में S मोल्स पर लीटर, तो A प्लस और B माइनस आएंगे S मोल्स पर लीटर। अब B माइनस S मोल्स पर लीटर है, pH सॉल्यूशन की 2 है, सॉरी 3 है, तो H प्लस 10⁻³ मोलर है जो फिक्स है। और HB का Ka वैल्यू देखो, HB का Ka वैल्यू 10⁻⁸ है, मतलब इसके आयनाइजेशन का। तो इस रिवर्स रिएक्शन का तो 10⁸ है, इसका मतलब रिएक्शन तो ऑलमोस्ट आगे जाएगी जाएगी। तो ये कितना बचेगा? ये 0 बचेगा, जिसको 0 ना लिख के y लिख सकते हैं। और ये 0 बचेगा तो पूरा का पूरा HB में कन्वर्ट हो जाएगा। और H प्लस उतना ही ले रहे हैं क्योंकि pH सॉल्यूशन की 3 है, जिस पर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, वो मेंटेन है। ठीक है? तो फाइनल कंसंट्रेशन B माइनस की कितनी है? Y, तो हर जगह Y लिखो। अब देखो हमारे पास 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए बना लेते हैं कि S इंटू वाई, ये वैल्यू जो है KSP के बराबर होनी चाहिए। KSP है 2 इंटू 10⁻⁻10, तो उसके बराबर ये वैल्यू है। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड, कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, तो कांस्टेंट जो Ka है उसकी वैल्यू 10⁻⁸ है। इसको हम लिख सकते हैं S अपॉन y इंटू 10⁻⁻3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ y, और ये जो y दिया है कैपिटल Y, ये बेसिकली है सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S निकालनी है, S के अंदर जो कैपिटल Y आ रहा है वो चेक करना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का प्रोडक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 2 का, तो y तो देखो स्मॉल y तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा S², राइट साइड हो जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट करने में S² अपॉन 10⁻⁻3 बनेगा। एक चीज यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई, ये 10⁻+8 है, तो राइट साइड प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, बचेगा 10⁻⁻2। तो S² की वैल्यू S² की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5, या इसको 20 इंटू 10⁻⁻6 ले लो। तो S जो है
वो √20 इंटू 10⁻³ बनेगा। ठीक है, एस की वैल्यू जो आ रही है वो √20 इंटू 10⁻³ अब √20, तो ये जो y है इसको ऐसे लिखें, कैपिटल Y इंटू 10⁻³ तो y की वैल्यू ये बन रही है अपनी √20। ठीक है भाई, और ये √20 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ शायद मिस प्रिंटेड है। हाँ, क्वेश्चन में ये गिवन थी, मुझे याद है वैल्यू √20 की, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। √10 होता है 3.16 और √2 होता है 1.4, तो √20 इनका प्रोडक्ट करके हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है 4.47, तो आवर आंसर इज 4.47। क्लियर है पॉइंट। एडवांस का है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन एसिड सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो भाई, इसी पे क्वेश्चन अगर नोटिस करोगे तो वेरिएशन करते हुए काफी सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुल मिला के 2 पेजेस पे है, एक पेज नंबर ये 1, एक पेज नंबर 2। मैच द कॉलम है, तो 1 बाय 1 इसमें हमें चेक कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में कि कौन सा मैच कर रहा है बेस्ट मैचिंग। लो चेक करते हैं भाई। अब पहला जो है पी, इसमें एक चीज क्वेश्चन में देख लेना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो वीक एसिड और बेस की है वो 1 से काफी छोटी है। इसका मतलब कहीं भी 1 माइनस अल्फा वगैरह दिखेगा तो इसको 1 लिख लेंगे। और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो है सॉल्ट का वो भी काफी स्मॉल है, मतलब डिग्रीज वगैरह नेग्लिजिबल ही है कुल मिला के। ठीक है ना। तो पहला जो है पी, पी में बोलना है 10 ml 0.1 मोलर NaOH है और 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं टू 60 ml। अच्छा, आप देखो 10 और 20 हो गया 30 ml को 60 कर रहे हो तो वॉल्यूम डबल हो रहा है कि नहीं। तो इसी में चेक करते हैं सारी कैलकुलेशन। तो इस केस में अगर देखो NaOH में एसिटिक एसिड डाल लो तो CH3COOH प्लस NaOH से CH3COO Na प्लस H2O। अब NaOH के मिलीमोल कितने हैं? 1, और एसिटिक एसिड के कितने हैं? 2। तो ये फिनिश होगा, ये 1 बचेगा और प्रोडक्ट 1 बनेगा। तो अगर नोटिस करो तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है, मतलब सॉल्यूशन बन रहा है बफर मिलाने के बाद। और बफर को अगर डाइल्यूट करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बफर के डाइल्यूशन से सॉल्यूशन की पीएच पर, मतलब H प्लस आयन पर। तो जहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें अगर नोटिस करो तो दिया जा रहा है कि वैल्यू जो है, पहला H प्लस की डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, दूसरे में चेंज हो रही, तीसरे में चेंज हो रही, तो ये ऑप्शन इसके लिए बेस्ट हो गया। इसका मतलब अगर चेक करो तो P का 1 मैचिंग हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा हमें दिया गया है 20 ml NaOH और 20 ml एसिटिक एसिड, तो वॉल्यूम 40 ml जिसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, यही मतलब केस है, बस मिलीमोल चेंज कर दिए हैं NaOH के कि 1 की जगह 2 कर दिए। अच्छा, मिलीमोल 1 की जगह 2 कर दिए हैं, तो Q वाले केस में फाइनली क्या बनेगा? Q वाले केस में ये पूरा एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट में, हो जाएगा।
और सोडियम एसीटेट के देखो 2 वाले केस में इसके 2 मिलीमोल नहीं है, इसके तो 2 ही, पूरे रिएक्ट करके 2 मिलीमोल सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब 2 मिलीमोल बनाएगा तो इसकी मोलैरिटी थी 2/40, क्योंकि 20-20 ml मिलाया था। और बाद में क्या हो गया, मोलैरिटी 2/80 हो गई कि नहीं? इसका मतलब कंसंट्रेशन हो गई हाफ। और कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गई तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं? तो हमें वैल्यू ऑफ H प्लस की बोली है कितनी है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आती है इस केस में? याद करो, सॉल्ट है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। तो OH आयन बेसिक का काम करेगा, तो OH आयन की कंसंट्रेशन रूट KH इंटू ए नॉट आती है। और OH आयन की कंसंट्रेशन अगर रूट KH इंटू ए नॉट है तो ए नॉट तुम्हारा हो गया डबल, और सॉरी सॉरी सॉरी, ए नॉट हो गया हाफ। तो OH आयन की कंसंट्रेशन 1/√2 टाइम्स चेंज हुई। और OH आयन की कंसंट्रेशन अगर 1/√2 टाइम चेंज हुई तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी चेंज होगी? √2 टाइम्स चेंज होगी कि नहीं? स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, देखो जरा, एक मिनट, इसी में एक पेज ऐड करते हैं ताकि कैलकुलेशन देखो। OH आयन की कंसंट्रेशन अगर तुम नोटिस करो तो ये रूट KH इंटू ए नॉट की है ना। अब ए नॉट की वैल्यू पहले जो थी बाद में उसका हाफ हो गई, तो OH आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही √2 टाइम्स, पुराने वाले OH का। तो तुम्हें पता है कि HOH का प्रोडक्ट जो है वो KW के बराबर होता है। और HOH का प्रोडक्ट अगर KW के बराबर होता है तो OH आयन अगर 1/√2 टाइम्स चेंज हो रहा है तो H प्लस आयन कितना आएगा, √2 टाइम्स चेंज होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब इसमें अगर लिखोगे तो KW/OH लिखोगे, और ये अगर 1/√2 टाइम्स चेंज हो रहा है तो √2 का टर्म ऊपर जाएगा, तो तुम्हें दिख जाएगा कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन √2 टाइम्स चेंज हुई। मतलब इसमें सारी चीजें क्वेश्चन में एक एक करके चेक करा दी जा रही हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब √2 टाइम्स वाला कोई है ऑप्शन? तो √2 टाइम्स वाला एक ऑप्शन है 5। इसका मतलब ये 5 तुम्हारा किससे मैच करना चाहिए, Q से मैच करना चाहिए। ठीक है, लो तीसरा भी चेक कर लें। तीसरे में 20 ml 0.1 मोलर HCl और 20 ml 0.1 मोलर अमोनिया। तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा, देखो R वाला पार्ट, HCl प्लस अमोनिया से बनेगा NH4Cl। अब ये 2 मिलीमोल, ये भी 2 मिलीमोल, पूरे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं 2 मिलीमोल। तो कंसंट्रेशन होगी 2/40। बट क्या हो रहा है कि वॉल्यूम 80 ml किया तो नई कंसंट्रेशन हो जाएगी 2/80। तो कंसंट्रेशन कुल मिला के हाफ हो रही है। और ये वाला सॉल्ट देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो H प्लस आयन का फार्मूला अगर याद है तो तुरंत काम बन जाएगा। एसिड का काम करेगा रूट KH इंटू ए नॉट आएगी वैल्यू। और ए नॉट अगर हाफ टाइम चेंज हो रहा है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1/√2 टाइम्स चेंज होगी। H प्लस आयन ही हमसे बोला जा रहा है हर ऑप्शन में, तो कहीं 1/√2 टाइम्स दिख रहा है। तो अगर आगे देखें तो ये 1/√2 टाइम्स दिख रहा है, तो ये R का मैच होगा। क्लियर है? ठीक है, PQR हो गया। अब S एक और चेक कर लेते हैं तो खत्म। वैसे तो तुम इतने ही में चेक कर लोगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एस में तुमसे बोला जा रहा है 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NiOH होल ट्वाइस का, और ये इक्विलिब्रियम में है विद एक्सेस ऑफ NiOH होल ट्वाइस।
दैट मीन्स कि तुम्हारे पास इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा है और कुछ सॉलिड NiOH वोल्ट वाइज भी पड़ा है, और इसको हम डाइल्यूट करते हैं 20 ml, वॉल्यूम डबल कर देते हैं। तो अगर भाई डाइल्यूट कर दोगे और वाटर डाल दोगे, तो क्योंकि नीचे क्या है, सॉल्यूशन में पहले से ही और भी पड़ा हुआ है सॉलिड, तो वाटर डालने से अनसैचुरेट होगा, तो ये सॉलिड डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा जब तक कि सॉल्यूशन वापस से सैचुरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है प्लस एक्सेस में ये और पड़ा हुआ है, तो अगर हम वाटर डालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, अनसैचुरेट होने लगेगा, तो तुरंत ही ये डिसॉल्व होके सॉल्यूशन को फिर से सैचुरेट करेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में, तो नो चेंज इन दिस केस। अब नो चेंज वाला कौन सा था, एक पहला वाला शायद था, हाँ, तो ये भी एस से मैच कर जाएगा, तो ये पी और एस से मैच कर रहा है और बाकी उधर, तो पहला लास्ट पी और एस से, और चौथा जो है वो आर से, और पांचवा, तो ये डी ऑप्शन हमें दिख गया। तो ये देखो, अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मैच द कॉलम में। एक तो बफर प्लस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और प्लस हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, सॉल्बिलिटी वाला। तो ये तीन कॉन्सेप्ट को लेके पूरा बनाया गया है मैच द कॉलम, तो अच्छा मैच द कॉलम। तो एडवांस में क्या इसी तरह के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो तुम्हें मतलब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, कि मतलब हम प्रैक्टिस थोड़ी, मतलब इंटेंसिव प्रैक्टिस करें, ताकि हमें एग्जाम में कुछ भी ऐसा ना दिखे जिससे हम परेशान हो जाएं। मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे ही प्रैक्टिस करें। लेक्चर्स अगर सारे ध्यान से देखोगे, मतलब ये वाले जो अभी तीनों वीडियोस बनाए थे, तो इन वीडियो से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, इसमें प्रैक्टिस भी करा दी गई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, जैसा पैटर्न है। जेई के PYQs भी जो अच्छे हैं वो भी करा दिए गए, तो ये मतलब कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा फिर कोई इशू नहीं रहेगा, तुम्हें उस पूरे पैटर्न का आइडिया रहेगा जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो मतलब शेयर भी करो अदर स्टूडेंट्स के साथ, सब्सक्राइब भी करो इसको, और अदर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।